हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टैटिस्टिक्स इज माय यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली क्या है? द प्लानर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर हम देखा जाएगा तो आज़ादी के बाद जो भी प्लानर्स है इकोनॉमिक के अंदर, जो भी रिफॉर्मेशन एक्टिविटीज जो भी कैरी आउट करने के लिए हम लोग भारत आज़ादी के बाद हम देखा जाएगा तो कई तरह का रिस्ट्रिक्शंस आज़ादी के बाद लगाया गया था, क्योंकि हम अपना भारत की इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते थे और भारतीय आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कोशिश करना चाहते थे। हमारा 5 ईयर प्लान में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसी तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट किया है जो देश के प्रगति के लिए काम आ सकता है। ऐसा डेवलपर जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे वो लोग सोचते थे। तो इसकी वजह से फॉरेन की तरफ से जो भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसके ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाया था। कई तरह के इंडस्ट्रीज को अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट करना है तो शुरुआती दौर पे ही सबका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, गवर्नमेंट परमिशन कंपलसरी था और उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन इससे अपन को 1950 से लेकर 1990 तक अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपन को देखने के लिए मिला। कई तरह का रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से, कई तरह का रूल्स होने की वजह से और कुछ ऐसा बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से अपना देश के अंदर जितना हम लोग चाहते थे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपन को अचीव हम लोग नहीं कर पाया। तो रिसर्चर्स ने इसका रीजन्स फाइंड करने के लिए एक कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। वो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उनको लगा नहीं, इसके अंदर कुछ सुधार करना चाहिए। तो उसी सुधार को हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। ये 1990 में इसका पूरी तरह से तैयार करके अमर्त्य सेन के लीडरशिप में ये 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और भारत के अंदर रिसर्च करके कैरी आउट करके उनके ऊपर डिस्कशंस करके कई तरह का पॉलिसीज में बदलाव लेके आया। तो ये 1991 में ये रिफॉर्म्स को हम लोग इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, द रिफॉर्म्स वर एम्ड एट अटेनिंग अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, reducing current account deficit and overcome the balance of payments crisis. The important feature of the economic reforms were liberalization, privatization, globalization, which is properly known as LPG. ठीक है, तो रिफॉर्म का मेन उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव करना है, हाई ग्रोथ रेट को अचीव करना है और हमारे भारत के जो कंटिन्यूस प्राइसेस जो बढ़ता जा रहा था, इन्फ्लेशन जो जिसको हम बोलते हैं, उसको रोकना है। और करंट सिचुएशन जो हम देखे जाए तो जो करंट अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट है, जो एक्सपेंसेस इनकम जो करती है उसके अंदर जो डेफिसिट है, मतलब जो कमी है, उसको भरपाई करना है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास कर्जा, बहुत सारा कर्जा था, उसको पे करना है। इस तरह की चीज़ों को लेके, कुछ टारगेट्स को लेके हमारे भारत के अंदर 1991 में हमारे भारत के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ पॉलिसीज चेंजेस किया गया है, जिसके अंदर हम लोग संविधान के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 नया वर्ड्स को 1991 में हमारे भारत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जोड़ा गया है, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं LPG। एल मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 1991 के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इंक्रीजिंगली एनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जो भी 1991 में जो भी हम लोग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया गया है, हमारा जो बैकवर्डनेस है अभी तक हमारे देश की जो इंडिपेंडेंस के बाद हम देखें तो बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, और भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों साथ में है। लेकिन उससे पहले 1991 के बाद हम देखेंगे तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ भी छोटा सा इंडस्ट्रीज में एस्टेब्लिशमेंट करना है तो कंपलसरी उसको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था। तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेटेड करते थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और इट हैड पुट ओवर द प्राइवेट सेक्टर थ्रू लाइसेंसिंग एंड क्वाटास एंड सो देर वाज नो कॉम्पिटिशन। इससे इतना नहीं, गवर्नमेंट के अगर जो भी सेक्टर्स है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का ही चलता था। अगर प्राइवेट लोगों को अगर कुछ करना होता था उनको स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, ऐसा बहुत सारा उनके साथ जास्ती होता था। तो ये सबको वजह से हमारा कंट्री जो है थोड़ा बैकवर्ड में चला गया था। जो हम जितना प्रोग्रेस अपन को चाहते थे, जितना ग्रोथ हम लोग चाहते थे, उतना अपने पास नहीं हो पाता था, जिसका वजह से अर्जेंटली नीड ऑफ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग कैरी आउट किया गया है।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन मकसद एक ही है कि एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। और दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स, हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके में इस्तेमाल करना है। और तीसरी अगर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड चैनलाइज द रिसोर्सेज रिकवर्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस टुवर्ड इंक्रीजिंग द एक्टिविटीज विच एनहांस वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हम जो पैसा खर्च करते थे, अभी हम क्या करें, प्राइवेटाइजेशन अगर हम करते हैं तो प्राइवेट लोग भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, प्राइवेट लोगों का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उनका हो जाएगा। तो कुछ सेक्टर में पब्लिक मतलब गवर्नमेंट जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को वापस लेती है, जिसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ये डिस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा वापस अपने पास आ गया है उसको हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर हम लोग खर्च कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव था। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक इनकम को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, एक्सपर्ट इनकम ऑफ द कंट्री, इनकम मतलब इनकम को बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे भी करके बढ़ाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे। और इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अंदर जो है कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है, यही एक उसका मकसद था। और जिसका वजह से हमारे भारत के अंदर ये सबको फुलफिल करने के लिए 1991 में हमारे भारत के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को ऐड किया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके कुछ पॉलिसीज में बदलाव किया है, जिसी को हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने इससे पहले स्लाइड में बात किए थे। अभी हम लोग बात करते हैं आगे, व्हाट इज द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज द लूजनिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या बोल रहे हैं? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? लूजनिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल किस पर लूजनिंग कर रही है? जो प्राइवेट जो सेक्टर्स हर जगह हर सेक्टर में 1990 के पहले अगर हम देखेंगे तो हर सेक्टर में गवर्नमेंट का ही अजमाइशी चलता था। इट विल बी कंट्रोल ओवरऑल ऑल ऑफ द सेक्टर्स। सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द 1991 का पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स क्या क्या हर एक सेक्टर के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसको थोड़ा बहुत तो लूज कर दिया। लूजन मतलब क्या होता है? तो फ्री कर दिया। मतलब इट इज द सिचुएशन वेयर 1991 के बाद अगर हम देखेंगे तो इट इज द सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट विल बी गोइंग टू फ्री कर दिया कि दे हैव टू बी रिड्यूस द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे हैव टू लिबरल, दे आर अपटेन टू attitude like a liberal attitude where the industries are going to be established with the easy process। मतलब प्रोसेस को इजी कर दिया। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो था उसको थोड़ा बहुत नॉर्मल कर दिया। कुछ किसी किसी के साथ रूल्स हटा दिया है, किसी किसी में थोड़ा बहुत रूल्स रखा है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होता है, डिफेंस हो गया, केमिकल्स हो गया, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट को परमिशन कंपलसरी कर दिया है। बाकी ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट का परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वो लोग अपने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। इस हिसाब से लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग ले सकते हैं। अगर वही लिबरलाइजेशन की अगर हम और भी बात करते हैं, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन कंपनी टू टेक एंड इन्वेस्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लिबरलाइजेशन का हम बात करते क्या होता है, इधर रूल्स एंड रेगुलेशन हमने हटा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल MRTP एक्ट है, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में बनाया गया था। उसका वो लोग चेंजेस किया, उसके अंदर वो पॉलिसी को बदलाव किया। उसका अनहेल्थी कंपटीशन जो होता था उसको जैसे उसको बदलाव करके उसके जगह पे FERA को भी इंट्रोड्यूस किया FEMA की जगह पे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ये एक्ट फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती थी और ट्रांसैक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस को रेगुलेट करती थी। तो उसकी जगह पे ये लोगों FEMA मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को इंट्रोड्यूस किया, जिसके हिसाब से फॉर मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड ट्रांसैक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग दोज। मतलब फॉरेन कंट्रीज के जो भी एक्सचेंजेस होता है उसको रेगुलेट करती है, उसको नियंत्रित करती है। इस तरह का कई तरह का चेंजेस बदलाव अपन को देखने को मिला। इट मीन्स द ओपनिंग द डोर फॉर डूइंग बिजनेस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब लिबरलाइजेशन मतलब क्या? एक सिचुएशन ऐसा हम लोगों ने क्रिएट किया जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल में हम लोग सेल कर सकते, क्योंकि रूल्स हमने थोड़ा बहुत फ्री कर दिए थे इसलिए।
ऐसे कई तरह का है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वेरी डिफिकल्ट पहले ज़माने में होता था, लेकिन अभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा बैकबोन एक बेटर ऑप्टिमल फ्रेमवर्क के अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है। वैसे ही 1991 में जो पॉलिसीज हमने इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से ट्रेड पॉलिसीज के अंदर भी कुछ बदलाव अपन को देखने के लिए मिलेगा। पहला ओनली लिमिटेड प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते थे, अभी बहुत सारा प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल में। तो इस तरह से देखेंगे तो कई तरह का चेंजेस अपन को देखने के लिए मिला। फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री जो अपन को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो लिबरलाइजेशन का मेन अगर इंट्रोड्यूस हम देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिल रही है। और ऑटोक्रेटिक लाइसेंसिंग रूट जो है, मतलब एक सिस्टमैटिक जो रूट है, रूल्स एंड रेगुलेशन था, वो थोड़ा बहुत अपन को फ्री होते हुए इसके अंदर अपन को दिखने दे रही है। और इसका वजह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, रिलैक्सेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स है, ऐसे कई तरह का फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अलावेंसेस है, ऐसा कई तरह का रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत फ्रीनेस अपन को लिबरलाइजेशन के द्वारा देखने के लिए मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ओनरशिप इन पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइज एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या पता है इधर प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी मतलब पब्लिक सेक्टर जो अपने साथ में जो भी इंडस्ट्रीज था, जो भी उनके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में, वो धीरे धीरे इट विल बी गोइंग टू ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, इट विल गोइंग टू ट्रांसफरिंग द ओनरशिप टू individuals, to enterprises, to agencies, to public services or public property. All these items will be going to convert and transfer their ownership government, it may be public sector to private sector. ये सिचुएशन को हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट इन द कमर्शियली वायबल एक्टिविटीज। ये क्या बताया, पहले तो गवर्नमेंट पूरी हर चीज गवर्नमेंट ही करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे तो गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट कम करते हुआ प्राइवेट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हुए अपन को देखने के लिए मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम जो है, पहला सिर्फ गवर्नमेंट ही एजुकेशन को करती थी। 1980 1990 तक भी अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ही सब एजुकेशन सेक्टर को कंट्रोल करती थी, लेकिन अभी इसके अंदर अपन को गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों भी है, और कोई कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे दोनों भी मिलके काम करते हैं। वैसे अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लेते हैं, वैसे हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, वैसे बैंकिंग सेक्टर देख लेते हैं, हर सेक्टर के अंदर आज प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपना खुद की इन्वेस्टमेंट करके, खुद की सेक्टर्स ओपन, कंपनीज फैक्ट्रीज ओपन करके, खुद की इंस्टीट्यूशंस ओपन करके काम कर रहे हैं, जिसको वजह से हम बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन बहुत फास्ट ग्रोथ अपन को देखने के लिए मिल रही है। बिकॉज ऑफ दिस हेवी कॉम्पिटिशन, मतलब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा कंपटीशन अपन को देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बीच में कंपटीशन को जैसे एक अच्छा खासा प्रोग्रेस अपन को अचीव करते हुए अपन को देखने के लिए मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं, इसका प्रोसेस के बारे में बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन का, तो प्राइवेटाइजेशन में अपन को देख रहे थे सेल सम शेयर्स ऑफ द स्टेट इन पब्लिक। हमने बात किया था पहले भी, हम टोटली प्राइवेट को दे देती है या टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और इट में भी इन सम रेशियो 40-50 49-51 ऐसे रेशो के हिसाब से भी दोनों मिलके भी इसके अंदर अपन को काम करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लिबरलाइजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाय क्रिएटिंग फेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेटिक फॉर ग्लोबल बिजनेस। मतलब क्या, एक सिंपली तरीके से अगर हम बात करेंगे, इट इज अ सिचुएशन वेयर आवर कंट्री विल बी अलो आवर प्रोडक्ट इन द टू सेल इन द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड लेवल में हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करना ही अपने ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। वी हैव टू कम्पीट आवर इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इन्वाइट इन ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे भारत के अंदर हम इनवाइट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा 2014 के बाद हम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के सरकार हयाम में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश के अंदर आ चुका है। कई लोग फॉरेनर्स हमारे देश के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो ग्लोबल मतलब क्या? वर्ल्ड लेवल, मतलब इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल में लेके जाना, इसका मेन मकसद होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा है, मतलब उसका इफेक्ट कैसा हो रही है, अगर हम इसकी बात हम थोड़ा बहुत करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज मेड सिंपलर एंड इजी। ग्लोबलाइजेशन को जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जरूरी होता है तो उसका पॉलिसी को लोग ईजी कर दिया।
दूसरा अगर हम देखेंगे तो इंडिया इज आल्सो बिकम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। मतलब इम्पैक्ट में अगर हम देखेंगे तो इंडिया का क्या क्या प्रोसेस कैसा हुआ है, क्या हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग एक बढ़िया सा मेंबर 1995 में बने हैं। और कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज इनटू अदर करेंसीज इन मार्केट रेट बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। मतलब पहले हम लोग मार्केट की रेट के हिसाब से हम लोग अपना इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर हम लोग, या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करते थे, लेकिन हम लोग अभी क्या किया, एक फिक्स रेट हम लोग उसके अंदर किया है, एक फिक्सेशन किया है, डिटरमाइंड ट्रेड वैल्यू को हम लोग डिसाइड किया है, ये $1 का इतना वैल्यू हम लोग देंगे ऐसा। तो जैसे सेक्टर वाइज एंड सिस्टमैटिक इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक सेक्टर वाइज एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी अपन को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। ये कुछ इफेक्ट्स अपन देखेंगे तो ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, जो भी वस्तु तैयार करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैरी करते हैं, उनके बीच में बहुत बढ़िया सा कंपटीशन अपन को देखने के लिए मिले। इसमें भी लोकल इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, इन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा कंपटीशन तैयार हो रहा है। इसका मेन एडवांटेज जो है कंज्यूमर को मिलता है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, देयर इज ए ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। मतलब अगर इसकी बात हम बात करें, देयर इज अ ग्रेटर चॉइस, मतलब कई तरह का चॉइसेस अगर हर एक व्यक्ति के पास है, एक प्रोडक्ट के लिए कई तरह का प्रोडक्ट्स अपन को मार्केट में अवेलेबिलिटी है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है। तो इसके वजह से एक अच्छा क्वालिटी इंप्रूव करने का, एक अच्छा क्वालिटी लेने के क्षमता हर एक इंसान के अंदर का सस्ते से सस्ता दाम में अपन को मार्केट में अवेलेबिलिटी है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे भारत के अंदर धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ये भी हम लोग इसके अंदर बात कर सकते हैं। ओके।